नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आई होप कि कल का लाइव सेशन आपने अटेंड किया होगा। हमारा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था और मैंने बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस किया था। मैंने बोला था कि हमें विश्वास रखना होगा पीएससी, पीएसयू, इंफ्रा गवर्नमेंट वाले स्टॉक के ऊपर। अगर आपने आज का मार्केट देखा होगा तो अप्रोक्सीमेटली ओपन होते ही मार्केट 250 पॉइंट ऊपर नजर आया। नो डाउट फिर से उसने नीचे आने की कोशिश की थी, बट मेरे हिसाब से अभी भी, मतलब मैं 1 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं, समवेयर अराउंड 220-30 पॉइंट अभी भी मार्केट ऊपर है। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है पता है आपको? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है पीएससी, पीएसयू ने। उसके साथ साथ इंफ्रा ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था। थोड़ा सा फिर से प्रेशर आया है, इंफ्रा के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं आगे जाके। बट अभी फिलहाल आईटी भी अच्छा काम कर रहा है और सबसे ज्यादा तगड़ा काम अगर किसी ने किया हो तो वो किया है पीएसई ने। पीएसई स्टॉक बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, 3% इंडेक्स ऊपर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कमोडिटीज भी अच्छा काम कर रही है, 2% ऊपर की तरफ हमें नजर आ रही है। एनर्जी भी 2% ऊपर है। कुछ स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, संजय घोड़ावत साहब की कंपनी के बारे में भी हम बात करेंगे। नई नई कंपनियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, नए नए कंपनियों के नाम भी आएंगे। 2-3 स्टॉक हमने डिस्कस किए थे मराठी संकेत चैनल पर, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि ये चैनल मराठी संकेत है। बिल्कुल नहीं है, इस चैनल का नाम है रिच मी अपडेट्स। एक बार जाके नाम देखा करो, यहाँ पे हिंदी वीडियोस आएंगे, वहां पे मराठी वीडियोस आने वाले हैं। अब चल क्या रहा है मार्केट में, सिंपल वेज में आपको बता देता हूं कि मार्केट में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज अभी आने लगे हैं। अब मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है। जिस वजह से मार्केट गिरा था उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल इंडिया विक्स अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि समवेयर अराउंड 16-17 के रेंज में इंडिया विक्स चल रहा है। पहले वो 21-22 की रेंज में चल रहा था 4-5 दिन पहले ही। अब फिर से वो लुढ़क गया है, नीचे आ चुका है। कल के इंडिया विक्स से कंपेयर करो तो 10% इंडिया विक्स नीचे आ चुका है, रेंज में आ रहा है। डर वाला माहौल बहुत लेवल पे, बहुत हद तक कम हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी नजर आ रही है, इंडियन मार्केट में भी रिकवरी बहुत अच्छी खासी नजर आ रही है। बीओजे, बैंक ऑफ जापान, अब फिर से डर के मारे डिसीजन उन्होंने चेंज करने का फैसला लिया है। उनका मानना यह है कि अगर हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा पॉइंट बेसिस अगर हम बढ़ा रहे इंटरेस्ट रेट तो उससे अगर इंपैक्ट निगेटिव हो रहा है तो हम इस फैसले को पीछे लेते हैं। ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जिस प्रकार से मेरी इकोनॉमी को अगर कोई परेशानी है, कोई इकोनॉमी पे आंच आ रही है तो मैं डिसीजन पीछे ले सकता हूं। और ये लेना पड़ेगा भाई साहब। अगर हम भी गलत है, वैसे हम गलती मान लेते हैं, हम बोल देते कि भाई साहब हमारी गलती है, हम यहां से पीछे हटने के लिए रेडी है। कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं मैं बोलूंगा वही सही, हर बार जेरोमी पॉवेल बनोगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, ये याद रखना। अब अमेरिका के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां पे भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर हमारे कोई डिसीजन की वजह से मार्केट पे इंपैक्ट होता है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हम डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। अब फिर से भाई साहब पलट रहे, रोज एक नया नाटक इनका चल रहा है जेरोमी पॉवेल का। इसलिए मैं बार बार क्रिटिसाइज करता हूं, ही इज नॉट फिट फॉर हिज करंट पोजिशन। वो बिल्कुल लायक नहीं है उस पोजिशन के। और जो भी है मैं क्लियर बोलता हूँ, और ये मेरा ओपिनियन है, ये बिल्कुल आपका ओपिनियन नहीं हो सकता। आपको लग रहा होगा वो बढ़िया इंसान है, हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से वो उस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। अब वो इंडियन मार्केट नहीं है या इंडिया का नहीं है, इसीलिए मैं सीधा बोल सकता हूँ इंडियन मार्केट के लिए मुझे बिल्कुल किसी का नाम नहीं लेना है। अब वहां पे जो चल रहा है ना, जेरोमी पॉवेल है, उसके साथ साथ अब कमला हैरिस का नाम आगे आ रहा है। किस लिए? प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए। अब कमला हैरिस का जब से नाम आगे आया ना, तो जो मैं बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे थे, बट अभी मैं वो स्टेटमेंट पीछे ले रहा हूं, जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने लिया। अब हुआ ये, जो बाइडन जब तक थे तब तक 100% मैं गारंटी के साथ कह देता था कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे, मतलब आएंगे। अब जब कमला हैरिस आगे गई ना, तो वहां पे एक अलग अलग फैक्टर्स है। इंडियन वोट्स भी ना बहुत ज्यादा वहां पे मायने रखते हैं। अब मेरी इंडिया वाली महिला आगे बढ़ रही है, सपोर्ट करो, ये एक अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं जो थोड़ा सा इमोशनल होके उनकी तरफ जा सकते हैं। ब्लैक और व्हाइट वो वहां पे बहुत ज्यादा चलता है, सिर्फ इंडिया में नहीं चलता है, वहां पे भी चलता है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि यार तुम व्हाइट हो मैं ब्लैक हूं, या मैं ब्लैक हो तुम व्हाइट हो। ये सब जगह चलता है यार, वो चलता रहेगा। इतनी ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी ये सोच बदलने वाली बिल्कुल नहीं है, टाइम तो लगेगा। वहां पे अगर ये सोच है तो डेफिनेटली उसका फायदा कमला हैरिस को हो सकता है। और एक सोच है एक्सट्रीम सोच, जिसको हम बोल सकते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। दूसरी सोच क्या होती है, चलो देखते हैं थोड़ा इंप्रूव और होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, ये बंदा फिट नहीं है, बट दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हाँ इतने ज्यादा अच्छे डिसीजंस नहीं है,
बेटर ऑप्शन ढूंढा जा सकता है। ये दोनों की सोच सेम है बट तरीका अलग है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खत्म ही कर देंगे, मतलब ये नहीं चाहिए, चाइना के साथ रिलेशन एकदम वाट लगा देंगे, बट एक अलग सोच कमला हैरिस की हो सकती है या जो बाइडन की भी हो सकती है। धीरे धीरे करके उसको खत्म करना, एकदम सडन डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। सो इस प्रकार की सोच, एक अलग सोच वाले, जो सॉफ्ट सोच वाले जो लोग हैं वो सीधा कमला हैरिस के साथ जाना पसंद करेंगे। इसीलिए आज मार्केट में सीधा रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, मैंने 2 महीना आपको क्यों बोला, पिछले 2-4 दिन से जब से कमला हैरिस का नाम लिया गया तब से मैंने बोला कि 1-2 महीना मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। उसका रीजन वो भी एक है क्योंकि अभी भी कमला हैरिस कांटे की टक्कर दे सकती है। सो दैट सीधा आप बोल नहीं सकते कि भाई साहब कमला हैरिस अब जीत जाएगी या डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, तो वो भी माहौल कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए इंडिया विक्स हो या अमेरिकन विक्स हो या विक्स आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आएगा सडनली, बट मार्केट स्टेबल रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह देता हूं। जो बाइडन के आने से मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला था वो होगा नहीं, क्योंकि कमला हैरिस की वजह से वो इंपैक्ट यहां मार्केट जाने वाला था वो यहां तक रुक सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आए रॉकेट हो सकता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। अब रेट हाइक का तो देखते हैं क्या होगा, अभी तक कुछ सामने चीज़ें नहीं आई है। आज आईटी इंडेक्स आप देखो तो 500 पॉइंट ऊपर नजर आता है। आईटी भी अच्छा खासा काम कर रहा है, उसमें पीएससी, पीएसयू और कमोडिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, रियलिटी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। रियल एस्टेट के कुछ अच्छे खासे स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप हो चुके हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि पार्लियामेंट में इंडेक्सेशन पे बहुत बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है। हुआ क्या था, 23 जुलाई को बोला गया था कि यहां से इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो जाएगा। 20% से हमने 12.5% टैक्सेशन कर दिया है। जो भी आपका गेन रहेगा सीधा 12.5% आपको भर देना है। बहुत सारे लोगों को इंडेक्सेशन पता नहीं है, कमेंट बहुत सारे लोगों के आए थे। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, महंगाई बढ़ रही है साहब। एक चीज याद रखना कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, 1 करोड़ में आप 12.5% टैक्स ले लोगे, बट 1 करोड़ मैंने गेन किया है, 20 साल मैंने प्रॉपर्टी भी तो होल्ड की है। आज मेरे पैसे की वैल्यू अगर आप बोलोगे 1 करोड़ उस वक्त जो थी आज है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब होता है कि जो भी मैं कैपिटल गेन करूंगा, मैं कमाऊंगा, उससे जो मेरा महंगाई का दर है वो माइनस किया जाएगा। अगर समझो 6% से महंगाई बढ़ रही है, सो 6% से वो माइनस की जाएगी। कंपाउंडिंग जो होता है ना, महंगाई का हर साल का आंकड़ा होता है, वो माइनस किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में जो भी मैं गेन करूंगा, 1 करोड़ मैंने कमा लिया, उसमें से महंगाई समझो 50 लाख बढ़ चुकी है, तो 50 लाख 1 करोड़ से माइनस की जाएगी और बचे हुए अमाउंट पे आपको 20% देना है, और वही अपने फायदे का सौदा है। कभी भी याद रखना, होता यह है कि मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए में परचेस किया था, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, इसका मतलब 99 करोड़ पे टैक्स भरना होगा। बट भाई साहब वो 30 साल पहले परचेस किया था, इसका मतलब इंडेक्सेशन निकाल दे तो उसकी वैल्यू अब 90 लाख होती है, 80 लाख होती है, 20 लाख पे ही मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। वो टैक्स कम चला जाता है। सो जब इसमें बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, कॉर्पोरेट की तरफ से विरोध हुआ, उनके ही मतलब रूलिंग पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। अपोजिशन पार्टी तो टूटी पड़ी थी, हम लोग भी टूटे पड़े थे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, गवर्नमेंट ने लोगों से डरना चाहिए, और वो डर बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तुम्हारा श्रीलंका हो सकता है, तुम्हारा पाकिस्तान हो सकता है, या तुम्हारा अदर कोई भी गल्फ कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज है उनकी वाट लग चुकी है, वैसी वाट हमारी भी देश की लग सकती है। ये डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सेंसिटिव होने चाहिए। अगर तुम्हारे लोगों को कोई दिक्कत है तो उसका डर हमारे सरकार को होना चाहिए। और ये डिसीजन जो भी लिया ना इन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूं, बट उस चीज को गलत भी बोलता हूं जब इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया था। मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि उन्होंने जब डिसीजन लिया था ना, तब 1000 बार सोचना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन लेते हो और आप बोलते हो कि हम इसको चेंज कर रहे हैं। भाई साहब डिसीजन लिया ही क्यों? अगर लोगों के फेवर में ये नहीं था तो वो लेना नहीं चाहिए था। और कुछ बहुत सारे डिसीजन है वो इन्होंने पीछे लेने चाहिए थे, बट ठीक है, कम से कम इतना तो इन्होंने किया, अदरवाइज रियल एस्टेट को बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता। अब इसे होगा ये कि उन्होंने बोला 23 जुलाई 2024 के पहले जो भी लोगों ने प्रॉपर्टीज बाय करी थी वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं इफ दे वांट। दोनों भी ऑप्शन है अपने पास, एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट लो, अदरवाइज दूसरा फ्लैट जो भी 12.5% है वो भरो। आपके फायदे का सौदा जो भी है वो आप अवेल कर सकते हो। अब इससे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या डेंट पड़ेगा। भाई साहब नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहां से आगे और ज्यादा लोग सुधर जाएंगे। होता क्या था पता है, बिल्डर लोग गलत फायदा उठाते थे आपका व्हाइट इनकम है, आप तो जॉब करते हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो, उसके साथ साथ आप लोन भी कर रहे हो। आपको बोला जाता था एक काम करो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, 30 लाख कैश में दो, 50 लाख कैश में दो। एक तो जब से रेरा आया है उनकी वाट लग चुकी है।
अब वाट भी उनकी नहीं लग चुकी है, इसका मतलब यह है कि सब कुछ व्हाइट हो गया, वो एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा और कि ये जो पैसा आपको देना है, वैल्यूएशन कम नहीं करोगे आप आपके फ्लैट की, क्योंकि आप बोलोगे भाई साहब 1 करोड़ में से 90 लाख मेरा व्हाइट है, तो 90 के 90 लाख मुझे वैल्यूएशन दिखाना है, क्योंकि मैं व्हाइट दे रहा हूँ आपको, 10 लाख वगैरह आप एडजस्ट करोगे। मेरे हिसाब से वो भी नहीं करना चाहिए, लीगली ही जाना चाहिए। जैसे कि हमारा कंप्लीट बिजनेस व्हाइट है, 1 रुपया ब्लैक का हम ना लेते हैं ना ब्लैक में व्यवहार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, सलाह ऐसा ना हो कि कहीं पे फंसना पड़े, इसीलिए वो प्रिकॉशन हम पहले से ही लेते हैं। और मेरे हिसाब से ना, जब आपके अकाउंट्स क्लियर होते हैं, शाम को बढ़िया नींद आती है। आज तक मुझे कभी भी नींद का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो भी हम करते हैं क्लीन करते हैं, ना किसी को डुबाने का मकसद दिमाग में होता है, ना किसी को डुबा कर ऊपर आने का मकसद होता है। सिंपल वे है, हमें बढ़ना है, हम बढ़ रहे हैं, किसी को पीछे लेके हमें आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है, ये सोच क्लियर है। सो दैट मुझे नहीं लगता कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे हो सकता है या बिजनेस पे फंडामेंटली हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इंडेक्सेशन इन्होंने रिवाइज किया है तो बढ़िया है, यहाँ से आगे उसकी प्रिकॉशंस ली जाएंगी, क्योंकि दिक्कत ये थी जमीन की प्राइस अगर देखो ना, बहुत ज़्यादा डीप में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, जमीन की प्राइस जो है ना वो एक्चुअली रेरा के हिसाब से 1 लाख होती है, बट बेची जाती है 2-2, 5-5 करोड़ में, समझ रहे हो। ये बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। अब मेट्रो सिटीज़ में ये नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी रेरा बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुका है, बट 5 साल या 10 साल पहले जिन्होंने परचेस कर रखा है ना, उन्होंने बहुत चिल्लर रेट में परचेस कर रखा है। अब उसको अगर कैपिटल गेन आ जाएगा, वो लोग मर जाएंगे, उतना तगड़ा कैपिटल गेन आएगा, हड्डी टूट जाएगी उनकी पीठ की। सो इसलिए इंडेक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ से आगे लोग बहुत ज़्यादा सियाने बन जाएंगे, मुझे गारंटी है, और ये बिजनेस और एग्रेसिवली बढ़ेगा, ये भी लिख के रख लेना, क्योंकि रियल एस्टेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब रेरा को और थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, वो रेरा जैसे ही इंप्रूव हो जाएगा ना, तो आपके रियल एस्टेट के नंबर्स भी बहुत तगड़े दिखेंगे। आज तक मैं बिल्कुल रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैंने कभी भी 1-2% से ज्यादा कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, ना मैं कभी किसी को सजेस्ट करता था। अब रियल एस्टेट में हम हेवी वेट क्यों है पता है आपको? क्योंकि सारा पैसा व्हाइट में अब बैलेंस शीट में दिखेगा, अब वो कंपनी में दिखेगा कि भाई साहब धंधा बढ़ रहा है। एक्चुअली आपको बताऊं, धंधा नहीं बढ़ रहा है, एक्विजिशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। एक्विजिशन इन द सेंस नंबर ऑफ डील्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे, बट डील की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। रियल एस्टेट को अगर आप डीपली जाके एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डील्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे। हाँ बढ़ रहे, जो भी 10-20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो हो रही है, बट टोटल वैल्यू जो है ईच डील वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो बहुत ज्यादा डीप गए, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं थी। अब आगे सवाल आता है कि अगर सब कुछ व्हाइट में करना है ना साहब, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अब ब्लैक मनी इतना ज्यादा चलता नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको थोड़ा दूर रहो यार, ब्लैक मनी से इतना आसान नहीं है। अगर ईडी उसके बाद जीएसटी समझ लो, उसके साथ साथ आईटी डिपार्टमेंट पीछे लगेगा ना, जो भी कमाया ब्लैक भी जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा। बहुत लफड़े वाला काम होता है। इस इंडस्ट्री में हूँ इसीलिए मुझे पता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक बार ये मामा लोग पीछे पड़ गए ना, मर जाओगे। उससे बेटर है व्हाइट में काम करो, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो, जितना ठोक सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट किया करो, ताकि होगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो जाए, उससे आप घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। उसके लिए हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली रीच मी पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, आपको पता है, फिर भी रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क इश्क करने वाली होनी चाहिए। गंदी रिस्क लोगे तो फंस जाओगे। सो अच्छी खासी रिस्क लेके एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न आपको दे भी सकता है। हेल्प चाहिए कॉल कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आपके जो भी कुछ क्लाइंट्स के कंप्लेंट भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता है। हमारे बिजनेस को अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, कुछ आपकी कंप्लेंट है, यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रहा है contact@reachme.com। ईमेल्स मैं भी पढ़ता रहता हूँ। अगर कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ है, कुछ इश्यूज है, कुछ कंप्लेंट्स है, तो आप कर सकते हो, सीधा ईमेल कर लेना, मैं भी ईमेल रीड करता हूँ, आपको वापस कॉल आ जाएगा। अगली न्यूज है सीधा रशिया से। रशिया ने एंड्रॉयड और iOS दोनों को बंद करने का डिसीजन ले लिया है। बहुत बड़ा डिसीजन है। इससे उनका कुछ फायदा भी होने वाला है और बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलने वाली ये जो iOS और एंड्रॉयड है, इससे बड़ा डेंट उनके ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा अनुभव है, नॉलेज है, तो समझ जाना कि सबका बेस जो होता है यही होता है, और इसके ऊपर सारी चीज़ें डेवलप की जाती है। अब नया एक सिस्टम आप बनाने जाओगे और दुनिया एक अलग सिस्टम पे चल रही है, तो आप पीछे रह सकते हो। सो पहले इन्होंने टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए थी, उसको ज़्यादा पुश करना चाहिए था, इनको धीरे 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 कम करना चाहिए था और अपने सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए था। बट ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है, उसमें ये लोग फंस सकते हैं और इनको ये कभी ना कभी पीछे लेना पड़ेगा। ये भी मैं अभी लिख के
दे देता हूं आपको। अगली न्यूज इन्फोसिस की है। इन्फोसिस के बारे में मैंने बोला था कि बोल्ड डिसीजन था, बट सीएफओ ने जो स्टेटमेंट किया था बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मे बी मैं अगर उस लेवल पे होता आज जिस लेवल पे मैं बोलता हूँ ना, सीधा बोलता हूँ, साला जो उखाड़ना है उखाड़ो, क्योंकि बिजनेस ही छोटा है। हर एक चीज मैंने आंख फाड़ फाड़ के देखी हुई है। सो मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्फोसिस जितना, मतलब 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बिजनेस करने वाले लोग, उस केस में आपका एक स्टेटमेंट आपको फंसा सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो भी 32,000 करोड़ की उनको नोटिस आई थी वो इन्होंने स्टेट ने पीछे ले ली वगैरह वगैरह, सारी चीजें हो गई। बट सीएफओ ने क्लियरली बोला था, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे कि आपने उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। ऐसे ही किसी को भी नोटिस भेजते हो, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है वगैरह वगैरह स्टेटमेंट उन्होंने किए थे, वो मे भी उनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि स्टेट ने तो पीछे ले लिया है, सेंट्रल ने क्लियरली बोल दिया कि हम ये पीछे नहीं ले रहे, इसकी स्क्रूटनी होगी और 10 दिनों के अंदर आपको इसके ऊपर रिवर्ट देना होगा। इतने तगड़े लेवल पर उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी है। अब ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट देखते हैं आगे जाके इसका क्या होगा। मेरे हिसाब से इन्फोसिस पैसा तो बिल्कुल नहीं भरेगा, बट जो आपको टेंशन आता है ना, या जो भी प्रेशर आता है, दिमाग खराब होने वाला जो भी काम होता है वो होगा। इससे परेशान तो 100% लोग होंगे इससे। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है। सरकार का क्या है यार, 2-4 लोगों की सैलरी जा रही है, वो तो नोटिस भेजते रहेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से आपको 50,000 करोड़ देना है। अब तुमको बताना है किस तरीके से आप नहीं दोगे, या तुमको बताना है हम किस तरीके से इसको बचा सकते हैं, या हम गिल्टी नहीं है। इसमें आपका पैसा, आपकी टीम और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। बाकी इन्फोसिस के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सुजलॉन में आज आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, कंपनी ने फिर से एक्विजिशन करने शुरू कर दिया है, एग्रेसिव एक्सपांशन अभी फिर से शुरू किया है। आई अप्रिशिएट फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि कंपनी ने पहले खुद को संवारा। एक चीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है पता है, सीधा बंद कर देती है। आपको पता है अनिल अंबानी का क्या हुआ, आपको पता है बिग बाजार का क्या हुआ, फ्यूचर ग्रुप का अभी भी बहुत बड़े बड़े लफड़े चल रहे हैं। वहां पे तो इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, लोगों के पैसे तो डूब ही गए। आपको लग रहा था ना, अरे फ्यूचर ग्रुप का छोटा स्टॉक है, बाय कर लेता हूँ, बढ़ेगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। भाई साहब, कभी भी फंडामेंटली स्टॉक को देखना शुरू करो। अननेसेसरी जिस स्टॉक के ऊपर निगेटिव चीजें बोली जा रही है वहां पे घुसना बिल्कुल गलत है। अब सुजलॉन बढ़ चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 20-25-30% की रैली छूट गई ना, छूटने तो आ रही, यहां से डबल होने वाला है, कोई मैं डरूंगा नहीं। अब ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। मतलब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आई डोंट नो क्या होगा, बढ़ेगा एग्जांपल कि सच में फंडामेंटल इंप्रूव है ना, वो रुकेगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो तो बढ़ता रहेगा। सो दैट इसीलिए हम 3-4 महीने से बोल रहे हैं कि सुजलॉन अभी ठीक ठाक है। हमारे जो भी एलिगेशंस थे या जो भी व्यूज निगेटिव सुजलॉन के ऊपर थे वो हमने अभी चेंज कर दिए हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि उन्होंने उनके फंडामेंटल भी चेंज किए। उन्होंने अभी क्या किया है, एक एक्विजिशन किया है। कंपनी का नाम है रेनॉम एनर्जी। अब ये कंपनी किसकी है पता है आपको? संजय घोड़ावत साहब की है, जो हमारे यहाँ के कोल्हापुर के ही है, सबको पता है। सो उनकी भी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। तंबाकू से शुरू किया था उन्होंने, गुटखा से शुरुआत करी थी, अब किस लेवल पे बिजनेस को उन्होंने मोड़ दिया है आपको पता है, और ये काबिले तारीफ है। मतलब 400 करोड़ में 51% उन्होंने एक्विजिशन कर लिया है, कंट्रोलिंग स्टेक तो उनके पास आ गए, बचे हुए और 25% वो लेने वाले हैं 250 करोड़ के अंदर। इसका मतलब 76% अब सीधा सुजलॉन के पास जाने वाला है। बहुत बड़ा एक्विजिशन है। अब वो क्या करती है कैसे नहीं, ये सारी चीजें मेरे पास है, आप सिंपली समझ लेना। जो भी विंड मिल बनता है ना, उसी सेक्टर में लोग काम करते हैं, बहुत सारे वेल्डिंग के काम होते हैं, हब बनाने का काम होता है। उसके साथ साथ ये लोग उनका जो बड़े बड़े पोल बनते हैं वो पोल भी बनाने का काम ये लोग करते हैं। उसके ऊपर आप डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। बट जिस तरीके से उन्होंने ये डेवलप किया था, बहुत अच्छा डेवलप संजय घोड़ावत साहब ने किया था। उनके पास बहुत बड़ी अब कैश आने वाली है। आई होप कि वो अच्छे काम पे अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट हो, ताकि और संजय घोड़ावत ग्रुप बड़ा बने। रीजन बिहाइंड दैट, अपने कोल्हापुर के लोग हैं यार, और ज्यादा बड़ा बनेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए मुझे खुशी होती है अपने लोग जब बढ़ते हुए मैं देखता हूं तब। टाटा पावर का रिजल्ट आ चुका है, 20,000 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स किया है। रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई एकदम खतरनाक नहीं बोल सकते, बढ़िया रिजल्ट है। टीवीएस मोटर का भी रिजल्ट है, वो भी डिसेंट रिजल्ट है। 10% की ग्रोथ उनके सेल्स में हुई है, 10% की ग्रोथ प्रॉफिट में भी दिख रही है। बट थोड़ा 1% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घटा है, बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है, इसीलिए स्टॉक भी बहुत अच्छे लेवल पे है। जहां पे ऑटो के रिजल्ट खराब आए थे इस क्वार्टर के सबके, वहां पे टीवीएस ने आप बोल सकते हो कि होल्ड किया है अच्छा खासा, इसीलिए उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने के लिए बहुत ज़्यादा संसद में धमाका हो रहा है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक के ऊपर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उस पर जीएसटी इम्पोज किया था।
मेरे हिसाब से साहब लाइफ इंश्योरेंस ना सरकार ने फुकड़ देना चाहिए। इतनी ले रहे हो ना, क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, तो इतना ज़्यादा अगर टैक्स ले ही रहे हो तो लाइफ इंश्योरेंस फुकड़ होना चाहिए हर एक इंसान के लिए। लाइफ इंश्योरेंस और उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी सरकार से कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उस पर फोकस करो, फ्री फीस बांटना बंद करो। अगर एक बंदा हेल्दी है, उसके पीछे कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छा कमा सकता है। अगर बीमार है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बेटर वे सरकार उसको सपोर्ट करे बीमारी के वक्त। और अगर तुम उसको एजुकेट कर रहे हो ना, तो भाई साहब अपना देश रॉकेट बन सकता है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तो उसकी जो भी हेल्थ है वो संभालो बस। दूसरा क्या संभालना है, एजुकेशन संभालना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भारत महान बनेगा। इसी नोट पे रुकते हैं। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।